लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें 11,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बैठक का एजेंडा है मिशन 370 प्लस। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में वरिष्ठ नेता इस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी जी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी देखी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से अधिक पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए दिनेश जी का रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। नमस्कार काजल जी। बिल्कुल, मिशन 2024 पर मंथन हम देख रहे हैं जारी है। बैठक का एजेंडा ही नजर आ रहा है मिशन 370 प्लस। कैसे देखते हैं इसको? जी काजल जी, आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मतलब जो राष्ट्रीय परिषद के 2 दिवसीय जो अधिवेशन जो दिल्ली में भारत मंडपम में चला मतलब रखा गया है, तो उसका देखिए मतलब एजेंडा ही पूरे तरीके से ये है कि 370 प्लस खुद के लिए और बाकी पूरे इंडिया के लिए 400 प्लस का जो है वो टारगेट रखा गया। और कहीं ना कहीं देखिए मतलब एक तरह से उसमें उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले से ही जो है भाजपा एक तरह से चुनावी मोड में पहले से थी और चुनावी मशीन के रूप में काम कर रही थी। और जैसे कि मतलब मोदी जी आज जैसे सबको यह कि जीत का मंत्र देंगे और पूरा लक्ष्य कैसे मरे कि उसको कार्यान्वित कैसे किया जाए, कैसे इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाए। उसके बाद में यही जो 11,000 से ऊपर जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, ये जाके राज्य राज्य में और मतलब कि जिले जिले में जाकर के उसको पूरे तरीके से उसका फैलाने का काम करेंगे और उसको पूरी तरह से लागू करने के उसमें लक्ष्य में कैसे और बढ़ाया जाता है। और इसमें देखिए मतलब पूरे तरीके से कि पहले भी जैसे अगर देखा गया तो उसमें 3-4 चीजें जैसे कि गांव चलो अभियान जो है इनका मतलब पहले से चल रहा है भाजपा का, तो काफी इफेक्टिव उस तरीके से है। दूसरा उसका मतलब विकसित भारत संकल्प यात्रा जो थी, जिसमें लाभार्थियों को डायरेक्टली जो है उनको संपर्क करना और नई योजनाएं से उनको जोड़ना, तो अपने आप में एक तरह से देखिए लाभार्थी जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करता है और वो कहीं ना कहीं झटकता नहीं है, अपने आप में आपस में जुड़ाव महसूस करके और एक परिवार की तरह समझता है अपने आप को। उसके अलावा जैसे कि हो कि जैसे युवा, महिला, किसान जो है, इन तीनों वर्गों को और बाकी और अन्य जो वर्ग है सभी को साधने के लिए वो चीजें करने का। दूसरा देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि पार्टी के जो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं मतलब एक्टिव नहीं थे, तो उनसे भी जोड़ने का जो लक्ष्य जो है वो भी रखा गया कि जैसे इनएक्टिव है या जैसे कि जुड़ नहीं पाए तो उनको भी साथ मतलब जो है जैसे कि मतलब जो भी जैसे कि चल यात्रा है या जैसे अपने जो अभियान चलेंगे उनके साथ में उनको भी पूरे तरीके इफेक्टिव तरीके से और लगा के जनसंपर्क के अभियान में इनको जोड़ा गया है। उसके अलावा देखिए जैसे कि जो साथ में सहयोगी दल है उनको भी साथ साथ में पूरी तरीके से निमंत्रण देकर के वो क्या तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो राम नाम और काम, मतलब राम नाम जैसे मतलब उसका मैंने इसलिए बोला कि अयोध्या का निमंत्रण, अयोध्या में राम मंदिर जाने का निमंत्रण देने के लिए भी कार्यकर्ता पहले से लगे हुए थे इफेक्टिव तरीके से, जो कि मतलब बहुत कारगर साबित होगा इसमें। और दूसरा देखिए लोगों के बीच में ठीक है, जैसे मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ, तो वो उसमें काफी एक मददगार साबित होगा। दूसरा जैसे काम है तो काम काफी किया गया है, चाहे शौचालय हो, चाहे नल में जल हो, चाहे मतलब की रसोई गैस की बात करें, घर देने का काम करें, तो अपने तरीके से ये होगा। उसका जैसे कि नाम हो गया तो मोदी जी का जैसे जैसे व्रत मतलब उस तरीके से मतलब कि जैसे कि जो संपर्क के अलावा जैसे इनका जो नाम है इतना बड़ा, तो उससे विपक्ष कहीं टक्कर देता हुआ कहीं पर आसपास नजर नहीं आ पा रहा है। तो वो चीजें हैं, इन सभी को देखते मतलब एक तरह से देखा जाए कि भाई 400 पार का जो इनका जो लक्ष्य है वो बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब टारगेट ऐसा कुछ नहीं है ऐसे, क्योंकि सहयोगी दल जो है वो भी पूरी तरीके से साथ में आ गए हैं। और जो नए नए जो हैं जैसे कांग्रेस अगर जैसे कि मतलब दूसरा बड़ा दल है भाजपा के बाद में, तो उनके मेन जो मतलब जैसे कि बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अगर जैसे मध्य प्रदेश की तरफ बात करें तो मध्य प्रदेश से देखिए जैसे कि एक बहुत कद्दावर मतलब पिलर बोलेंगे जो स्तंभ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो छोड़ के पहले भाजपा चले गए थे। उसके बाद में महाराज के जाने के बाद में जो जैसे आप बोले कमलनाथ जी जो है वो भी शामिल होने वाले। तो इस प्रकार से और उनके साथ में तो और इनके फॉलोअर्स काफी हैं और कई विधायक जो हैं वो भी सुनने में आता है और कई और शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वो भी शामिल भाजपा होने वाले। तो इसी तरीके से करके कि लक्ष्य जो है वो हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं आएंगी भाजपा को, एनडीए को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने तरह इफेक्टिव रहेगा। और ये राष्ट्रीय परिषद का जो मतलब एक तरह से जो पूरा एजेंडा है वो एजेंडा पूरा सिर्फ एक 400 पार का लक्ष्य रखने का ही है
उसको हासिल करने का और कैसे क्या करेंगे, उसी के लिए सारा एजेंडा रहेगा। बिल्कुल, जी कांग्रेस काजल जी। पार्टी की बात करें दिनेश जी तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी से प्रभावित होकर कई बड़े फैसले लेने जा रही है, और ऐसे में अब देखना होगा कि मिशन 2024 पर जो मंथन जारी है वो कितना कारगर साबित होता है। बिल्कुल दिनेश जी, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे हम। तो बता दें आपको, राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और जो बैठक होने वाली है वो काफी बड़ी बैठक मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सदन में इस दौरान आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 62 में से 54 विधायक उपस्थित थे। केजरीवाल ने इस पर कहा, हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए हैं उनमें से कुछ अस्वस्थ हैं और कुछ बाहर हैं। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केजरीवाल ने कहा, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है, इसलिए हर तरफ से उस पर हमला किया जा रहा है। 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो आप 2029 में देश को भाजपा से आजाद कराएगी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस विश्वास मत की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भाजपा आप विधायकों को अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा दावा करती है कि वो राम भक्त है, लेकिन उन्होंने हमारे अस्पतालों में गरीब लोगों को मिलने वाली दवाई रोक दी है। सर्विस डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ के चलते भाजपा हमारा काम रोक रही है और फिर भी हम सरकार चला रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। और बस 2 एमएलए आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफर कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे। 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलए ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दिनेश जी का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप सरकार ने फिर साबित किया है बहुमत, जबकि आपकी बात करें तो 62 यानी कि 62 विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूद 54 ही विधायक रहे, आखिर क्यों? जी काजल जी, देखिए अच्छा है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है कि जैसे क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ऐसे नहीं लाया जाता। अगर कहीं ना मतलब क्योंकि उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया तो मतलब एक अपने आप में ही मतलब कि जैसे कि मतलब खुद आगे बढ़ करके कि भाई ठीक है हम लोग पूरे हैं, ये तभी होता है जब आदमी या तो इनसिक्योर्ड हो या डरा हुआ हो किसी प्रकार से, या उनको लगता हो कि अंदेशा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को होगा कि इनके पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं इनसे अपने आप की खिलाफत ना करें। तो उसको लेकर के शायद मुझे लगता है कि पहले इन्होंने माहौल बनाया कि ठीक है भाजपा जो है 25-25 करोड़ रुपए देके इनके 21 विधायक को तोड़ने के उसमें कोशिश में है। अगर तोड़ने होते या कुछ होता 21 देखिए मतलब कि भाजपा के पास में 7-8 विधायक हैं, जैसे अब देखिएगा जल्दी, तो उसमें जैसे अगर 21 विधायक जाते हैं तब भी देखिए बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाती ऐसे। तो कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बातें जो है वो करना मतलब कि कहीं से उचित था कुछ था। तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ एक पहले माहौल बनाने की बातचीत थी, क्योंकि जैसे अगर मेरे कि जैसे आंकड़ा पूरा करना तो उससे ज्यादा और विधायकों की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे ज्यादा लोगों के संपर्क में होती है ऐसे। और 25-25 करोड़ अगर भाजपा अगर ऑफर कर रही होती तो चलेगा। तो दूसरा इनको देखिए जैसे पहले इन्होंने माहौल बनाया था पूरे तरीके से कि हमारे पास में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और क्या नाम है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब चीजें हैं, और विधायक खुद आके मतलब है कि उसमें बयान देने को तैयार हैं। लेकिन बाद में देखिए दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसको जैसे कि खुद रिपोर्ट दी भाजपा ने आगे बढ़ के, भाई हमारे पे आरोप लगाए जा रहे हैं और आप इसकी जांच करें। और जांच के बारे में जैसे 2-3 दिन तक जाकर के इनके घर पे जाकर नोटिस देने के लिए अपना घूमती रही, लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच उसका उन्होंने लेने से कभी इनकार किया, कभी उसका मतलब जैसे रिसीविंग नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ एक माहौल बनाने की बातचीत थी कि मतलब ठीक है पब्लिक के बीच में एक सिंपैथी का माहौल जाए कि भाई इनकी केजरीवाल जी जो है इनकी सरकार तोड़ने का कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब टाइम फिर से नजर आया, क्योंकि मतलब देखा जैसे अगर इनके पास सबूत अगर थे तो अब मतलब आप और हम दोनों ही जानते हैं कि मतलब एक दर्शक भी जानते हैं कि भाई मतलब कि रिश्वत लेना और देना कानूनी अपराध है। तो उसको अगर उनको अगर लगता तो मतलब साबित करने की आवश्यकता है, जैसे इनके पास रिकॉर्डिंग थी सीधा जाते और मतलब पेश उसको कर देते हैं, लेकिन वो चीजें कहीं नजर नहीं है। तो उसी मतलब की इनसिक्योरिटी के तहत इन्होंने और अविश्वास प्रस्ताव ला करके कि और उसमें भी 8 विधायक जो है इनके नजारत रहे। अब वो अस्वस्थ इकट्ठे देखिए एकदम से 10% से ऊपर जो विधायक है वो अस्वस्थ हो जाए
ऐसा कोई गला नहीं होता था, बाकी इनकी अपनी मंशा है। लेकिन दूसरी बात जैसे इन्होंने बताई कि जैसे केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दवाई के पैसे और ये सब चीजें रोकने का काम कर रही है, वो सब टोटली गलत मैं समझता हूँ। क्योंकि एलजी जो है, क्योंकि मैं काफी सारे डिबेट्स में दिल्ली सरकार को लेकर के और उसमें जैसे कि मतलब कि कई चैनल पर मैं जाता रहता हूँ, तो उसमें मैंने खुद देखा है उस तरीके से कि सिर्फ उनका एक ही एजेंडा होता है कि जो इनके प्रवक्ता जो आते हैं आम आदमी पार्टी के, कि सिर्फ शिकायत करने का, मतलब छोटा सा कोई शगुफा जो होता है उसको लेकर के सिर्फ मतलब शिकायत करने का कार्य करते हैं कि भाई भाजपा हमें कार्य नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार हमें कार्य नहीं। लेकिन उसके बाद में निकलता है 4 दिन बाद कि भाई जैसे कि मतलब कि ये जो एजेंडा जो है वो इसमें कहीं से मतलब भाजपा को इसमें था ही नहीं, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं थी ऐसे। और एलजी साहब जो है खुद उसमें आगे बढ़ के चीजों करने में, जैसे किसानों की बात हो, चाहे मतलब कि जैसे दवाइयों की बातचीत हो, उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा मतलब जैसे कि किसी भी तरह की दवा से लेकर के हर तरह की एक्साइज पॉलिसी, हर तरह में कहीं ना कहीं इनका भ्रष्टाचार की चीजें उजागर होती चलेगी। और उससे पहले उसके खिलाफ ये प्रचार कुछ न कुछ करते रहे, जिससे इनको लगे, मतलब पब्लिक को लगे भी जैसे कि ये मतलब कहीं ना कहीं विक्टिम अपने आप को शो कर सके। लेकिन ऐसी कुछ चीज कुछ नहीं थी, सीधी सीधी बातचीत ये थी कि सिर्फ ये कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए और 2024 के मद्देनजर और ये देखने के लिए कि ठीक है कि लोग हमें ये समझे कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें कार्य करने नहीं दिया जा रहा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का दूसरा ये भी था कि कहीं ना कहीं जैसे इनको अंदेशा था कि भाई इनके असंतुष्ट विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो है प्रस्ताव ना लेकर के आए, क्योंकि अब ये चीजें होगी भाई 6 महीने तक अगला प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो अपने तरीके से ला करके जैसे भी क्या कुछ किया, तो अपने तरीके जो इनकी सोच थी वो हिसाब से किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जैसे इनसिक्योरिटी अगर है तो कितने दिन तक सरकार को चल जाएगी। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर आप 2024 की बात कर रहे हैं, अब आप आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2029 तक पहुंच गई है। कहाँ उन्होंने, जैसे अभी आपने भी सुना कि देश को भाजपा से आजाद कराएगी आप पार्टी, क्या लगता है कि ये दावा जो है ये कितना पूरा होता हुआ नजर आएगा आपका? चलिए देखिए, सामने 2024 के चुनाव जो है सर पर खड़े हैं और आप बात करें 2029 की। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता था और आप पूरे तरीके से आश्वस्त है, आपने सरकार का अपना जो है मतलब सरकार बचा ली, बहुमत अपने पास अपना करवाई ली है, तो आपको लगता है कि दिल्ली आपकी पूरे अपने तरीके से आपके हाथ में है, आपके कब्जे में है, तो 7 जो यहाँ के जो सांसद हैं वो आप जिता के लाने में क्यों असमर्थ आपको महसूस, अपने आप को महसूस करते हैं? और क्यों नहीं पूरे कॉन्फिडेंस से कहते भी हम सातों मतलब जो यहाँ के सांसद हैं वो भी जीत के आएंगे, वो जनता की पूरी तरीके से सेवा करेंगे और 2029 तक तो हम लोग हैं पूरे देश के अंदर छा जाएंगे। लेकिन वो चीजें नजर, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। इसी चीज देखिए मतलब सारी सब चीजें झलकती हैं। दूसरा देखिए, इन्होंने अपने गठबंधन के जो दूसरे जो जैसे साथ में दल जो थे, जैसे मान के चलेंगे मेन जो कांग्रेस, तो कांग्रेस को पहले 4-3 का फॉर्मूला यहाँ पर हो चुका था कि 4 सीट पे ये लड़ेंगे, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। तो उसको लेकिन बाद में इन्होंने करके जब इनको लगा कि भाई ठीक है कि इस तरीके से इनको मतलब फायदा उसमें नजर नहीं आ रहा है, तो सीधा एक तरह से ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स में सीधा उतर के सीधा उनको बोला कि आपको अगर साथ में रहना तो 1 सीट लीजिए और नहीं रहना तो हम लोग 7 सीटें भी इकट्ठे लड़ेंगे। और ऐसे ही पंजाब में किया। तो ये अपने आप में एक तरह से गठबंधन धर्म का उल्लंघन कहीं कुछ कहें, तो खुद अगर फेयर नहीं चल रहे तो जनता से कैसे उम्मीद करेंगे जनता इनके साथ फेयर चलेगी? तो किसी वादे पे किसी चीज पे खरे अभी तक नहीं उतरेंगे तो चीजें आगे इनके लिए नेगेटिव जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना विश्वास मत जो है वो साबित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर करेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। यहां पर राहुल 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस नेता ने विश्वासनाथ धाम में दर्शन पूजन भी किए। गोदोरिया चौराहे की जनसभा में जीएसटी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जीएसटी पर कहा, देश में अरबपति भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना गरीब देता है, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 भारत है, एक अरबपति वाला, एक गरीब वाला। इसी के साथ उन्होंने मीडिया को लेकर कहा कि ये सारे चैनल अडानी जी, अंबानी जी के हैं। ये किसान, मजदूर, गरीबों के बारे में कभी नहीं दिखाएंगे। इन्हें असल मुद्दे को नहीं दिखाना है। मीडिया वाले हमारी बात तो दिखाते नहीं है। मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिख जाएंगे, शाहरुख खान, आजकल कभी कभी नीतीश कुमार जी भी दिख जाएंगे, मगर तेजस्वी जी और मैं नहीं दिखने वाले। क्यों? मीडिया हमारा ही नहीं है। मीडिया तो अडानी जी का है, मीडिया तो मोदी जी का है, बड़े बड़े अरबपतियों का है, किसानों का तो नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। हम उनकी बात रखते हैं तो मीडिया में हमारी जगह नहीं बनती।
इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम आपके साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर चले। तो कांग्रेस की यात्रा और मेल मिलाप यहां पर देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। वाराणसी में यात्रा पहुंची। महंगाई पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री का एरिया आता है और ऐसे में यहां पर राहुल गांधी पहुंचे और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई का मुद्दा विशेष नजर आया इस यात्रा में। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वाराणसी पहुंची प्रशांत राहुल की यात्रा और कहीं ना कहीं इस न्याय की यात्रा में महंगाई का मुद्दा विशेष गूंजता हुआ नजर आया। बिल्कुल काजल, देखिए कांग्रेस की न्याय यात्रा आज वाराणसी में दूसरे दिन की अपना जो है सफर तय कर रही थी और इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी हमला बोला। हालांकि राहुल गांधी वाराणसी में सबसे ज्यादा जो हमलावर रहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रहे, केंद्र सरकार के ऊपर रहे। जीएसटी को लेकर उन्होंने अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जितनी जीएसटी अमीर भर रहे हैं उतनी ही गरीब भर रहे हैं, तो जो ये असमानता है वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर है, इसलिए गरीब यहाँ पिसता जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ कहा गया था कि लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ किसानों की आय दोगुनी होगी, इस तरीके का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा नहीं हुआ है। किसानों को, आम लोगों को, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ क्योंकि जब वो वाराणसी में लोगों को संबोधित कर रहे थे, गुदरौलिया में उनकी एक जनसभा थी जहां पर वह वाराणसी के मुद्दों को लेकर भी बोले। उन्होंने वाराणसी का हाल बताया, इसके साथ ही प्रदेश का हाल बताया, देश का हाल बताया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, उनकी पार्टी को तोड़ रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध को लेकर भी उन्होंने बड़े हमले बोले। साथ ही साथ अडानी और अंबानी को भी राहुल गांधी ने निशाने पर लिया। जिस तरीके से वह मीडिया के लोग कवरेज कर रहे थे तो उन्होंने जो मीडिया कर्मियों को ना बोलकर सीधे कहा कि जो ये टीवी चैनल हैं वो अडानी और अंबानी के हैं, ये किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की बातों को नहीं दिखाते हैं, उनके मुद्दों को नहीं दिखाते हैं। राहुल गांधी काफी आज खफा खफा से नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल ही रहे थे, उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर ले लिया और उन्होंने तमाम जो बातें रखी उसके आधार पर मीडिया पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी की दूसरे दिन की जो न्याय यात्रा है उत्तर प्रदेश में भले ही प्रवेश कर गई हो, लेकिन जहां एक और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य कोनों में भी कांग्रेस का जो जनाधार है वो दरकता जा रहा है। मध्य प्रदेश से खबरें निकल कर आ रही हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी क्षेत्र के नेता थे, बड़े नेताओं ने इस न्याय यात्रा में शिरकत नहीं की है। हालांकि जो कहा जाए कि वहां बड़े नेता के रूप में वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे और भी तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी का जो यहाँ पर एक स्तर बना हुआ था 2022 के चुनाव में, वह उतना ताकतवर नहीं दिखाई दिया है। और स्थानीय नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस भले ही पूरे दमखम से यात्रा निकाल रही हो और यात्रा के माध्यम से आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी चयन को लेकर मसला हो या फिर किस तरीके से कांग्रेस जनाधार को एकत्र कर पाए, इस तमाम बातों को लेकर भी राहुल गांधी 2 दिन से नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय नेता हैं वो नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से यहाँ पर चैलेंज दिया जाए, इस पर भी मंथन हुआ है। और आज जो जनसभा की है वाराणसी के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने, उसमें स्थानीय मुद्दे रहे, राष्ट्रीय मुद्दे रहे और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के भी मुद्दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं उसका जनाधार कांग्रेस के लोग ही कम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय नेता जो बड़े चेहरे थे वो इसमें मौजूद नहीं रहे और जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रहे वह भी कम की संख्या में मौजूद रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की न्याय यात्रा एक तरीके से ऊर्जा भरने का काम कर रही है प्रदेश में कि किस तरीके से कांग्रेस को यहाँ जिंदा किया जाए और जो 2012 में जो लोकसभा सीटें जीती थी उन पर दमखम दिखाई जाए। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की जब यात्रा यहां से मध्य प्रदेश के लिए प्रस्थान करेगी, उस बीच में यहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है और इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन काजल, सबसे अहम बात यह थी आज के लिए, क्योंकि सुबह ही पुलिस भर्ती का जो यहाँ एग्जाम था,
इस दौरान राहुल गांधी ने अपने सधे शब्दों में और उतनी लाउड आवाज में यहाँ पर संबोधन नहीं दिया। खासकर अपनी यात्रा के लोगों को यह भी कहा है कि छात्रों की व्यवस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन की व्यवस्थाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। आज बोर्ड यानी कि जो अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के, अन्य जो एग्जाम चल रहे हैं वह प्रभावित ना हो, उसको लेकर भी कांग्रेस के लोगों को अनुशासन में रहने की नसीहत भी आज राहुल गांधी ने दी। जहां पर एग्जाम सेंटर बने हुए थे वहां से राहुल गांधी ने अपने जो भी वाहन निकल रहे थे उनके हूटर्स, हॉर्न और इसके साथ ही साउंड की आवाज कम करा दी। यह सबसे अच्छी बात रही कि राहुल गांधी कम से कम यह नब्ज जानने लगे हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है और कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोग किया जा सकता है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर राहुल गांधी स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हैं और सही तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर या फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अगर हमलावर रहते हैं, अगर वास्तविक मुद्दों के साथ, तो जरूर उनकी न्याय यात्रा कहीं ना कहीं वोटों में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें कितना तालमेल है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरातू से विधायक पल्लवी पटेल आज कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया और कल ही उनकी घोषणा हो चुकी थी कि वो वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इससे कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड कार्ड है वो खेलने का काम किया जा रहा है। बैकवर्ड के नेताओं को राहुल गांधी जोड़कर एक बार उत्तर प्रदेश में ताकत भरने का काम कर रहे हैं कि बैकवर्ड, ओबीसी और यानी कि ओबीसी है, माइनॉरिटी है और एससी के लोगों को जोड़कर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हाथ के पंजे को मजबूत किया जाए। चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचवाने के लिए। तो बता दें, देखिए वाराणसी पहुंचे हैं राहुल गांधी और इसके साथ ही न्याय यात्रा का आगाज यहां पर उत्तर प्रदेश से करते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पंजाब का बड़ा किसान संगठन यानी कि बीकेयू भी आंदोलन में आ गया है। आज से 2 दिन के लिए वे पंजाब के सभी टोल फ्री कराएंगे। इसके अलावा पंजाब भाजपा नेता पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और केवल ढिल्लों के घर का घेराव करेंगे। बता दें हरियाणा में बीकेयू तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च भी निकालेगी। हालांकि अब तक इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए कल रविवार यानी कि 18 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथी वार्ता होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 3 वार्ता और हो चुकी है और अब 18 फरवरी को बैठक पर सुखद परिणाम आने की उम्मीद है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, किसान के दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है और अब 18 फरवरी को बैठक पर सुखद परिणाम आने की उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? जी हाँ, देखिए ये जो आंदोलन है वो केवल पंजाब के किसानों तक का ही सीमित है और उसमें भी अगर आप देखें तो सारे जो पिछली बार जो 2 साल पहले हुआ था उसमें बहुत से दल सम्मिलित थे, अब की बार बहुत कम है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है और ऑलरेडी जो भी उनकी इस समय जो डिमांड्स आ रही है उसमें सरकार ने कम से कम 60% से पहले से ज्यादा उसको मान लिया है। केवल जो मुख्य एक है कि एमएसपी पे जो है उस पे कानून बनाया जाए, उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और उसके पे काम चल रहा है। वो एकदम से हाँ या ना नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी जितनी भी छोटी मोटी उनकी डिमांड थी उसमें 60% से ज्यादा उनको मान लिया गया है। और देखा जाए इन डिमांडों में वो बातें थी जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में थी, लेकिन जो मोदी सरकार है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है आम किसानों के लिए लाना चाह रहा था। अगर आप इस हड़ताल को देखें तो इसमें किसान से ज्यादा जो अड़तिये हैं उनका रोल इसमें ज्यादा सामने आ रहा है और उसके पीछे की एक बड़ी राजनीति और पृष्ठभूमि है जिसको कि इतने कम समय में नहीं बताया जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए सरकार की तरफ से तन्मयता दिखाई जा रही है। उनके 3 केंद्रीय मंत्री जो है चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, किसानों से लगातार वार्ताएं चल रही हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है, ज्यादातर डिमांड्स मान ली गई हैं, उम्मीद की जा रही है कि किसान भी कोऑपरेट करेंगे क्योंकि अगले 2 महीने के बाद आम लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिससे कि देश में जो है एक अलग मैसेज जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब देखना होगा कि अन्नदाता की मांगे कब तक पूरी होती है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि 18 फरवरी को सुखद परिणाम आ सकते हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।